यूपी की प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। देश में आम चुनाव के माहौल के बीच में बयानों से अपनी अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने में पार्टियां जुट गई हैं। कोई विपक्ष को आईना दिखा रहा है तो कोई सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है, अपने लिए मौके तलाशता हुआ दिख रहा है सवालों के जरिए। पूरे देश में सियासत की धाराएं बह रही हैं, जिनमें बयान, विवाद, आरोपों की लंबी फहरिस्त है। इसमें एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस और अपने अपने राज्यों में मजबूत पकड़ वाले विपक्षी दल हैं। लेकिन सभी की निगाहें उत्तर प्रदेश पर हैं, जहां की 80 सीटें दिल्ली में ताजपोशी तय करेगी। यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बीजेपी के लिए मोर्चा संभाल रहे हैं और उन्होंने इसकी शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से की। आज दूसरे दिन सीएम योगी ने मुजफ्फरनगर में एक बार फिर अपने विरोधियों को निशाने पर लिया और उन पर फैमिली फर्स्ट यानी कि परिवारवाद का आरोप लगाया। इसकी तुलना में उन्होंने बीजेपी को नेशन फर्स्ट पर चलने के साथ ही देश में 140 करोड़ लोगों को मोदी का परिवार बताया। वहीं पश्चिमी यूपी में बीजेपी की सियासी जमीन पर सत्ता के बीज डालने की कोशिश में सीएम योगी आदित्यनाथ केंद्र और अपनी सरकार की उपलब्धियों के जरिए इसकी सिंचाई करते हुए भी देखे और सुने गए। जाहिर है विपक्षियों के लिए बीजेपी सरकार के कामकाज और उसके बने माहौल की काट खोजना आसान नहीं होगा, क्योंकि राज्य दर राज्य उठा ले तो कहीं भ्रष्टाचार के मामले, कहीं टिकट को लेकर आपसी कलह और कहीं विवादित बयानों की वजह से कानूनी अड़चनों से सामना उसे कमजोर कर रहा है। यानी विपक्ष को ये सभी चीजें कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर कमजोर कर रहा है। ऐसे में सवाल यही उठता है, होली के बाद चुनावों को लेकर देश पर सियासी रंग अब तेजी से चढ़ रहा है। क्या विपक्ष पर हो रही कार्रवाइयों ने सत्ता पक्ष के आत्मविश्वास को इतना बढ़ा दिया है और क्या चौतरफा दबाव ने विपक्ष को इन चुनावों में लाचार बना दिया है? इन्हीं सवालों पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे। तो फिलहाल यूपी की जो लड़ाई है वो परिवारवाद पर आकर एक बार फिर से अटक गई है। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ 140 करोड़ जनता को प्रधानमंत्री मोदी का परिवार बताते हैं, साथ ही साथ विपक्षी दलों पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। सीएम योगी कहते हैं मुजफ्फरनगर में कि एक तरफ नेशन फर्स्ट की राजनीति करने वाली सरकार है, यानी कि मोदी सरकार, उनके लिए नेशन फर्स्ट है, देश के 140 करोड़ जनता प्राथमिकता है। वहीं दूसरी तरफ ऐसी पार्टी है जिनके लिए पहले उनका परिवार प्राथमिकता पर है। वो सबसे पहले कुछ भी करते हैं तो सिर्फ अपने परिवार के लिए। लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ नेशन फर्स्ट की राजनीति पर काम करती है और जिसका फायदा भी लोगों को मिलता है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। क्या इन्हीं सब सवालों ने विपक्ष को इतना लाचार बना दिया है कि विपक्ष की जो तैयारियां हैं वो भी अब अधूरी नजर आने लगी है और विपक्ष बार बार अभी मंथनों पर चल रहा है? हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ गए हैं। बालकृष्ण पांडे जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, राज शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और अशोक तिवारी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी राज शर्मा जी। योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर में एक बार फिर से हुंकार भरी, जहां पर आपको लेकर एक बार फिर से तंज कसते हुए नजर आए। सीएम योगी कहते हैं एक तरफ बीजेपी है जो नेशन फर्स्ट की राजनीति पर काम करती है और दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां हैं जिनके लिए फैमिली फर्स्ट है। ऐसे में जिन टिकटों का ऐलान होना भी बाकी है उत्तर प्रदेश में, क्या लग रहा है इन आरोपों पर जो सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, उन टिकट पर, उन प्रत्याशियों पर, इन चीजों पर विचार किया जाएगा? पूजा जी, मैं सबसे पहले एक बात कह दूं कि कोई मुख्यमंत्री हो, कोई प्राइम मिनिस्टर हो, वो देश की जनता को या देश की किसी अपने विपक्षी दल को सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी उसके लिए नहीं बन सकता। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि शायद योगी जी भूल जाते हैं और खैर योगी जी से सवाल मांगू ये मैं उस स्तर पे नहीं हूं, लेकिन अच्छा भी नहीं लगता। अभी बैठे हैं प्रवक्ता जी, ये जैसा क्यों बने हैं भाई? जैसा तो लाभ के स्थान पे बैठे हुए हैं। वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है वो बीसीसीआई, क्यों है? और पंकज कौन है? ये अनुराग ठाकुर कौन है? बांसुरी कौन है? पीयूष गोयल कौन है? अशोक चौहान कौन है? ये क्या है? इसको ये लोग परिवार नहीं मानते क्या? और दूसरी बात मैं एक कहना चाहता हूं, घर में एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति आर्मी में है, उसके 4 लड़के हैं, तो मैंने ये महसूस किया है कि 2-3 लड़के आर्मी में चले जाते हैं क्योंकि वैसा माहौल होता है। ठीक है ना? हमारे पिताजी आर्मी में थे, हम 5 भाई आर्मी में गए, पता ही नहीं चला कैसे चले गए। तो आप कह दोगे परिवारवाद हो गया। हमने वो पास की। और रही बात अब नेशन फर्स्ट या फैमिली फर्स्ट, तो मैं एक बात कहूंगा, मैं बिल्कुल साफ कहूंगा,
कांग्रेस का प्रवक्ता हूं तो इसलिए सारी बातें वही नहीं कहूंगा जो कांग्रेस को अच्छी लगे, मैं वो बात भी कहूंगा जो मेरी अंतरात्मा को सही है। चैरिटी बिगन्स एट होम। हो सकता है बुरी लग जाए किसी, जब तक मैं अपने घर को खुश नहीं कर सकता, अपने मोहल्ले को खुश नहीं कर सकता, अपने शहर को खुश नहीं कर सकता, देश को खुश नहीं कर सकता। हमें नेशन फर्स्ट कहां से सीखा जाएगा? घर से। और जब घर में हम सही सलामत खुशहाल रहेंगे, ऑटोमेटिकली नेशन फर्स्ट आ जाता, ऑटोमेटिक। सुन रहे हैं आप, यही तो वो कहना चाह रहे हैं, नेशन फर्स्ट की राजनीति। और क्या है, सबसे पहले जनता के लिए सारी योजनाओं का जो लाभ है उन तक पहुंचाना, फिर चाहे जीरो टॉलरेंस की नीति हो, आयुष्मान कार्ड योजना हो, उज्ज्वला गैस हो, तमाम योजनाओं का जो लाभ है वो जनता तक पहुंचना है, यही वो कहना चाह रहे हैं। एक तरफ मेरी बात कहिए, मैं इनका जवाब देना चाहता हूँ। आयुष्मान कार्ड की है तो आपने ये भी सुना होगा, शायद मुझे लग रहा आप लोगों ने भी डिबेट करी होगी, आयुष्मान कार्ड वाले का इलाज नहीं हो रहा था। आयुष्मान इन्होंने डॉक्टरों को कमाने का साधन दे दिया। मैं सही बता रहा हूं, 10% लोगों का इलाज नहीं करता। अब उज्ज्वला योजना चली थी, मैं दावे के संग कहता हूं 10% लोगों ने दोबारा सिलेंडर की रिफिलिंग नहीं कराई। फिर वो कौन लोग हैं जो सामने आकर कहते हैं कि उन्हें इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है और सरकार जो आंकड़े बताती है, क्या वो आंकड़े झूठे हैं? मैं बिल्कुल कहता हूं आंकड़े झूठे हैं। मैं 3 बात अभी बालकृष्ण भाई लेकिन से भी सर कह पूछूंगा। देने से नहीं होता ना, आपको समक्ष आंकड़े भी रखने होंगे। बिल्कुल मैं पूछूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ठीक है, इतना है, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं, बालकृष्ण भाई भी जानते हैं, सन 2014 में जब सरकार आई थी तो वो ये वादा करके आई थी कि अपने देश को विश्व गुरु बनाएंगे। मैं ये कहता हूँ, सुषमा स्वराज जी ने भी कहा था कि विश्व गुरु तब तक नहीं बन सकता जब तक हमारे देश का बच्चा, हमारे देश के जो स्टूडेंट्स हैं, वो पढ़ लिख कर अपनी पैरों पर खड़े ना हो जाए। आप मुझे बता दीजिए, मैं इनसे भी पूछूंगा। मैं सिर्फ एक ही विश्वविद्यालय जानना चाहता हूं जो मेरे देश में बना। मैं 1 मिनट मुझे बोलने दो भाई, हम तो आप लोगों की गुंडई से डरते हैं। सर आप ही बोल रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा है, आप बोलिए। 1 वोट से आपकी सरकार गिरा दूंगा, याद रखना बस। तो आप मुझे एक विश्वविद्यालय बताएंगे, एक विश्वविद्यालय जिसका डंका पूरे विश्व में बजता हो। उत्तर प्रदेश का एक माध्यमिक शिक्षा विद्यालय बताएंगे आप मुझे जिसमें पूरे टीचर दिए हो आपने। लोहिया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बताएंगे एक आपने जिसमें पूरे डॉक्टर होते हो। चलिए ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। बालकृष्ण जी जो कह रहे हैं राज्य, क्या आप सहमत हैं उनकी बातों से? और ये जो आरोप आप पर लगा रहे हैं, इनसे कितना सहमत हैं आप? एंटोनियो माइनो और राहुल गांधी के प्रवक्ता हैं, इसलिए इनसे जो इन्होंने बोला है उसकी अपेक्षा स्वाभाविक रूप से हम करते हैं और ये बोलते रहेंगे। दूसरी बात ये है कि हम लोग वयम राष्ट्रे जागृयाम, लेकिन जो सवाल उन्होंने पूछे हैं, मैं चाहूंगी आप उनका जवाब दे दीजिए। वो पूछ रहे हैं कितने विश्वविद्यालय आपने बनाए। मुझे जवाब प्लीज, बस मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, जब 60 सालों तक किसी भी लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है, वो अवधारणा इस पे निहित है कि आम जन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको किसी भी दशा में पूरी होनी चाहिए। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी इस देश की सत्ता में आती है तो उसने स्वच्छता अभियान के तहत पहला अभियान लिया कि भाई हम कहाँ चले जाते ये उम्मीद दी। सर देखिए, सुन लीजिए, जब आप बोल रहे थे तो कुछ नहीं बोल रहे थे ना। आपकी बारी मैंने बोला नहीं, आप शांत रहिए। आपके हिसाब से थोड़ी बैठने के लिए बताओ। नहीं, आपके ऑर्डर को फॉलो करने के लिए थोड़ी बैठा हूँ मैं यहाँ पे। करना पड़ेगा, मैं जनता हूँ। बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। आप कांग्रेस का आपस में बहस मत कीजिए। ठीक है, राज्य आप सुन लीजिए उनकी बात। प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के प्रति जो समर्पण है, राष्ट्र के लिए जो उन्होंने काम किया है, उन बातों को मैं रखूंगा। तो मैं एंटोनियो माइनो का प्रवक्ता थोड़ी हूँ। को मरवा दो, राष्ट्र के प्रति समर्पित हो, सैनिकों के नाम पे वोट मांगते हो और आप राष्ट्र के लिए समर्पित हो। क्या हो? एक बार जवाब समझाइए भाई, पूजा जी इनको समझाइए। राज्य आप उनको सुन लीजिए ना, वो क्या कह रहे हैं। नहीं, इनको समझाइए। ये पूरी कांग्रेस का मानसिक दिवालियेपन में चली गई है क्या? 37 सीटों से भी नीचे आने के आसार है क्या? अरे पूरे देश का एक नागरिक आपके भ्रष्टाचार से अवगत है। ये इलिटेट व्यक्ति आपने 7 सालों में इस देश को जिस तरीके से लूटा है, आपने जिस तरीके से इस देश में भ्रष्टाचार किया हुआ है, पूरा देश 2014 में आपको क्यों चुना?
इसका नहीं, जवाब आपको दीजिए। चुना आपको ठीक करने सन के लिए। 2014-19 में क्यों चुना? पहला काम था आपके द्वारा प्रायोजित भ्रष्टाचार के जो संस्थाएं आपने तैयार की थी उसको ठीक करने के एक लिए, मिनट, वो हमने ठीक किया। आपकी का दूसरा, इस देश के आम जनता, एक महिला इस देश में लोक को कल्याण, घर इस की देश को चाबी लोक देता कल्याणकारी है राज्य और बनाने वो के लिए महिला आपको चुना। कहती है 40,000 रुपए ले लिए। आप ही का एमपी घर की चाबी सौंपता है और वो पूछता है माई मोदी जी को कुछ कहना चाहती हो? पूजा जी, ये तो वो डिबेट कहते हैं, राज जी, आप 40,000 कहना क्या दिलवा चाह दो। रहे हैं? मैं चाह रही हूँ कि मुद्दों पर बात कीजिए ना। आप कहां से कहां चर्चा को लेकर जा रहे हैं? आप मुझे परिवारवाद की बात यहाँ पर आई थी। रायबरेली से कौन लड़ रहा है इस बार चुनाव? राज जी बताइए ना, रायबरेली से किसको टिकट दे रही है इस बार कांग्रेस? क्या गांधी परिवार से ही कोई होगा या फिर अलग? एक और मेरी बात सुन लीजिएगा। जी, नहीं, मैं आपकी नहीं किसी सुन के पाऊंगा। आने पूजा और जी देखिए, इनके समय पे मैंने कोई इनको इंटरप्ट नहीं किया, इतना ये मेरे गुंडा समय को पूरी तरीके से खराब कर रहे हैं। एक मिनट, आप भूल जाते हैं कि आप पक्ष के प्रवक्ता हैं। देखिए आप ये दोनों आपका बोलेंगे तो गुस्सा मुझे कुछ समझ नहीं मेरे आएगा, इसलिए मैं मेरे चाहूंगी लिए राज जी गुस्सा आप होने अपनी का बात मतलब पूरी कीजिए, जनता मेरे पास के बाकी भी प्रति मेहमान गुस्सा है। है। ये गलत मैं बात आपके है। प्रति गुस्सा हो सकता हूँ। पक्ष रख चुके हैं, मुझे मेरा अरे पक्ष हम- रखने का मौका आपको चाहिए। सौम्यता का मैं अपनी परिचय बात जब देना है। कहना मैंने शुरू किया, चलिए ठीक उसके है, बाद आप दोनों को यहाँ पे शांत करना चाहूंगी। समय। अशोक जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, मैं चाहूंगी दोनों का ऑडियो म्यूट किया जाए। खैर अशोक जी, क्या लग रहा है 2017 में भी बीजेपी ने आपके लिए यही धारणा बनाई थी कि समाजवादी पार्टी परिवारवाद की पार्टी है, वहां पर परिवारवाद इतना हावी है कि वहां पर किसी और के लिए, बाहरियों के लिए जगह नहीं है, और इस धारणा ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था 2017 के चुनाव में। क्या लग रहा है ऐसी ही अवधारणा एक बार फिर से, यही नैरेटिव योगी सरकार सेट कर रही है, इस बार कैसे लड़ेंगे? और जिस तरीके से विपक्षियों के लिए बीजेपी सरकार ने माहौल बनाया हुआ है और जिस तरीके से उन्होंने काम किए हैं, उनका काट किस तरीके से आप खोजेंगे? जी जी पूजा जी जी जी, मैं स्पष्ट रूप से, देखिए नैरेटिव का सेट कर रही है योगी सरकार, ये उसका विषय है। सच्चाई है, राष्ट्रभक्ति की बात आपने कही, हाँ, आपने देशभक्ति की बात कही। देशभक्ति की बात पर मैं इतना कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी 14 में जब सरकार में आई, जब 14 में सरकार बनाई, तो उसने राष्ट्रभक्ति की बात कही थी, ईमानदारी की बात कही थी, महंगाई कम करने की बात कही थी, रोजगार देने की बात कही थी, 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, किसानों की आय 2022 तक उसने दोगुनी करने की बात की, बहुत सी बातें कही थी। यही मोदी जी गला फाड़ फाड़ करके महंगाई पर कोसते थे जब मुख्यमंत्री थे। अच्छा गुजरात सुनिए के। अशोक जी, मैं आप ही की बात का जवाब दे रही हूं। क्या किया है मैं वो चीजें आपको बता देती हूं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। देश के भीतर 10 साल में 7 IIT बनवाए हैं, 7 IIM, 15 एम्स, 16 IIIT का निर्माण मोदी सरकार के कार्यकाल में हुआ है पिछले 10 साल में। 390 वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाई है, इसके साथ तमाम योजनाएं। मोदी का मतलब भारत का सम्मान, ये तमाम योजनाएं, चाहे उज्ज्वला हो, आयुष्मान हो, किसानों के लिए धान के लिए MSP हो, सभी तरह की चीजों को लेकर वो जनता के बीच में जा रही है। फिर किस मुंह से उनके आंकड़ों को आप झूठा ठहराएंगे? आपने अपनी बात कह दी जी, मैंने कुछ नहीं बोला। अब मुझे अपनी बात ठीक बिना है। इंटरप्ट किए बोलने दीजिए, ठीक है, या तो फिर नहीं बोलूंगा मैं आपके चैनल पर। आप बोलिए मुझे ना। अपनी बात को बगैर इंटरप्ट किए बोलने दीजिए, आप फिर बात करिए। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, 2014 में सरकार, मोदी सरकार ने झूठे वायदे करके सत्ता में आई। मैं सामान्य जनता की बातें कर रहा हूं आपसे। और सत्ता में आने के बाद से 5 साल मौका दिया, और 2019 से जनता ने फिर 5 साल और मौका दिया। 2019 में भी मैं संक्षेप में भी बात कह रहा हूँ। ठीक है, 10 साल सरकार को हो गए, इस मोदी सरकार को 10 साल हो गए। जो एम्स की बात करती है, मेडिकल कॉलेज की बात करती है, जहां पर बना है वहां पर आज डॉक्टर नहीं है, आज स्पेशलिस्ट नहीं है वहां पर। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, समय ज्यादा लग जाएगा आपका। सच्चाई ये है, खोखले वादे किए, और इन्होंने किसान की आय दोगुनी हुई नहीं हुई, रोजगार मिला नहीं मिला। आज परीक्षाएं लीक पर लीक हो रही हैं। 60 लाख अभ्यर्थी जो है हवा में हो गए पैसा लीक होने पर, उनका पैसा रुपया सब बेकार हो गया खर्च करना। सच्चाई यह है कि नौजवान इस समय पगड़ी बांध चुका है अपने सर के ऊपर, किसान पगड़ी बांध कर निकल पड़ा है घर से बाहर। 10 साल सरकार हो चुकी है, महंगाई रोके नहीं रुक रही है। सवाल इस बात का, इन मुद्दों से अब भटका पाएगी मोदी सरकार। अब आइए आप राष्ट्रभक्ति पर आ जाइए। राष्ट्रभक्ति पर 2 पॉइंट में अपनी बात खत्म करता हूं मैं अपनी ठीक है। बात तो संक्षेप में। जी। राष्ट्रभक्ति पर इन्होंने, राष्ट्रभक्ति की बात, राष्ट्रभक्ति को दो पाए होते हैं, एक किसान एक नौजवान। राष्ट्रभक्ति का 2 स्वरूप है, एक किसान के रूप में, एक जवान के रूप में। किसान आज सड़कों पर है, आंसू गैस के गोले और लाठियां झेल रहा है, 700 किसान शहीद हो गए, इनका कोई पुरस्कार नहीं। लखीमपुर खीरी में किसानों को रोक दिया गया, उनका कोई पुरस्कार नहीं। अब आइए जवान पर। जवान को उन्होंने क्या दिया? 4 साल की नौकरी, अग्निवीर की योजना दी इन्होंने।
अग्निवीर की योजना से आज हमारे जवान कम होते जा रहे हैं। आज 4 साल के अंदर कोई जवान शहीद हो जाए तो उसको घर पर उसका सम्मान नहीं दिया जाएगा उसको। ठीक है, उसकी 4 साल में हर ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। अब ठीक है, आप बोल दी अब हमें जल्दी निपटाएंगे हमको नहीं, इसका जवाब मैं बालकृष्ण जी से ले लेती हूँ। सिर्फ आप बोलते रहेंगे ऐसे कैसे होगा? जवाब तो लेंगे ना, जवाब तो आप भी चाहेंगे। अपनी बात पूरी कर दो। चलिए पूरी कीजिए, पूरा मौका आपको दे रही हूँ। 30 सेकंड दे दीजिए। ठीक 30 है। सेकंड में मांग रहा हूँ, 30 सेकंड आपसे दे दीजिए। 30 सेकंड हमको। सच्चाई ये है कि इस तरह से जवान और किसान और नौजवान ये सड़कों पर है। आज महिलाओं की हालत यह है कि एनसीआरबी के आंकड़े भरे हुए हैं। आज किचन चलाना मुश्किल हो रहा है। इतना महंगा गैस हो गया, इतना महंगा सब्जी हो गई, इतनी महंगी दाल हो गई, इतनी महंगी रोटी हो गई। सच्चाई है, इन्होंने देश को क्या दिया है? इन्होंने देश को दिया है महंगाई और देश को दिया है बेरोजगारी। ठीक है, अब आ जाइए सुप्रीम कोर्ट ने देश को बचाया है, लोगों को बचाया है। ये पार्टी कहती थी कि हम पार्टी विद डिफरेंस है, पार्टी विद डिफरेंस है। आज इनका आचरण सामने आ गया है, बेईमानी उजागर हो गई है इनकी। एक तरफ ईडी का रेड पड़ता है, एक तरफ छापा चंदा जाता है, एक तरफ एमडी के ऊपर होता है इंदो फार्मा का, एक तरफ चंदा जाता है। आज क्या हो रहा है देश के अंदर? पूरी जनता में भाजपा की छवि धूमिल हो गई है, भाजपा की छवि तार-तार हो गई है। तो आज भाजपा की अब इसी का जवाब मैं बालकृष्ण जी से लेती हूँ कि आप क्यों जनता को भटका रहे हैं असली मुद्दे से? देश में बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है, भ्रष्टाचार की समस्या है, आपने किसानों को सड़कों पर ला दिया है, जवानों को नौकरी के लिए मोहताज बना दिया है। इन सभी मुद्दों से भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। का जो आंदोलन था वो इन कथित जो लोग हैं, जो 2-3 विपक्षी पार्टियों, इनके द्वारा प्रायोजित आंदोलन था, जो पंजाब के और कुछ अन्य कुछ राज्यों के लोग थे, जिसको कुल मिला के उनकी ज्यादातर मांगे एमएसपी को लेकर थी। कुछ चीजों पे एमएसपी निर्धारित कर दी गई और लगभग वो आंदोलन खत्म हो चुका है, मृतप्राय हो चुका है, उसका कोई मतलब नहीं रहा। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी विद डिफरेंस थी, पार्टी विद डिफरेंस है, पार्टी विद डिफरेंस रहेगी। इनको विशेष रूप से अशोक तिवारी जी को ध्यान देना चाहिए कि अभी मुरादाबाद, रामपुर में जिस प्रकार का तांडव इनके दल में मचा हुआ है, ये उसको देखें तो कम से कम ये पार्टी विद डिफरेंस तो ना बन पाए, लेकिन एक सामान्य स्थिति में रहें। आपस में सर फुटौल जो कर रहे हैं उसको ना करें। तीसरी बात, एक बात ये कहना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से कि इस समाज की, इस देश के 140 करोड़ का जो जनमानस है, उसकी जो मूलभूत जो मौलिक आवश्यकताएं हैं, भाजपा का प्रवक्ता महंगाई का मामला नहीं बोलेगा, भाजपा नहीं बोलेगा। बालकृष्ण जी, महंगाई पर भी कुछ बोल दीजिए। अशोक तिवारी जी कब से कह रहे हैं, उस पर भी बोल दीजिए। महंगाई का जो विषय है, नहीं, महंगाई का जो विषय है उस पर अगर आप ध्यान से देखेंगी पूजा जी, तो अभी आप देखेंगी चने जैसे दाल की महंगाई के विषय में इन्होंने बात किया। आज 60 रुपए किलो नाफेड के माध्यम से चने की दाल पूरे देश में उपलब्ध है, हर जगह, हर स्टोर पे आप देख लीजिए, खरीद सकती है, चाहे जिन स्टोर पे चले जाइए। जो नाफेड के माध्यम से सरकार ने महंगाई कम कर, दाल का इन्होंने सब स्पेसिफिक जिक्र किया है। आप चावल देख लीजिए, नाफेड के माध्यम से सरकार ने उसको बाजार में उतार के पूरी तरीके से कम करने का प्रयास। भाई चिल्लाइए नहीं, क्या बकबक करते रहते हैं हर समय। अरे सुनिए बात बेकार की, क्या बेकार की बात कर रहे हैं? जिस दल से राज जी, अगर वो आपकी बातों का जवाब दे रहे हैं तो आपको सुनना चाहिए ना। आप बोल रहे थे तो उन्होंने बीच में नहीं बोला ना। ये गुस्सा क्यों है चेहरे पे? उसके चेहरे पे गुस्सा क्यों है? चेहरे पे गुस्सा क्यों है? गुस्सा नहीं होना, बस आप बेकार की बात करते हैं। आप अपनी बात कहिए, आप गुस्सा मत होइए। राज जी, मैं शालीनता से आपसे जवाब चाहूंगी। अगर इस तरीके की हरकत करनी है तो आप जा सकते हैं। यहाँ पर सार्थक बहस हो तो सबके लिए फायदेमंद रहेगी। रॉबिन हुड मत बनो। मैं अभी पूजा जी ने कहा कि आप लोग बताते 390 वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाई। आपको चैलेंज है कृष्ण जी, बालकृष्ण भैया, एक यूनिवर्सिटी का नाम बताइए, एक यूनिवर्सिटी का नाम बताइए जो आप बताने देंगे तो वो बताएंगे ना। रैंकिंग हो, अरे ऑक्सफोर्ड के बराबर हो, मैं अपने बच्चे को वहां पढ़ा सकूं। चलिए ठीक है राज जी, इसको खत्म कीजिए। अब मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ आप वो बताइए। रायबरेली से इस बार कौन होगा कांग्रेस की टिकट पर? क्या गांधी परिवार से कोई होगा या कोई नया चेहरा? ये बताइए आप। मुझे नहीं लगता कि इस चैनल में बताने का कोई औचित्य है मेरे लिए।
इसका मतलब आपके पास लड़ेगा तो जवाब भाई नहीं ना। है। जब आप लोगों के पास जवाब नहीं होता फिर किस वजह से आप डिफेंड करने के लिए होते हैं? यहाँ पर सवाल आपकी पसंद से नहीं पूछे जाएंगे। सवाल यहाँ आपकी पसंद से नहीं होंगे, जो जनता के हित में होंगे सवाल वही होंगे। पूछ सकती है, जवाब मेरा होगा, मैं जवाब तो मैं चाहूंगी शालीनता से और बहुत ही इज्जत के साथ आप जवाब दें। नहीं, मैंने दे दिया, ये बताने का उचित प्लेटफॉर्म नहीं है, बताइए। तो फिर आपको मैं तो नहीं आना बता नहीं चाहिए सकता। था ना यहाँ पर, आपको पूछ के क्यों? यहाँ पर बुलाया गया था ना। नहीं, चलिए ठीक है, आपसे पूछ के आप मत बुलाइए फिर। मुझे बहस नहीं करनी है, जनता सब देख रही है, देश देख रहा है नहीं, जनता आपकी सब बातों देख को रही है, भी मगर और आपकी मैं इन आपसे बौखलाहट एक को बात भी। कहना चाहूंगा पूजा जी, चलिए एक ठीक बात है। आपसे भी कहना चाहूंगा, आप एंकर हैं जी। आपको एंकर की तरह आपको किसी के प्रति बायस नहीं होना है। मैंने मैं बता दिया, बायस मैं- नहीं हूँ। आप ये आरोप मुझ पर मुझसे क्यों जवाब लगा रहे हैं? कीजिए। मेरा काम है आप सवाल पहले पूछना और मैं मेरी- दोनों एक से मिनट। पूछूंगी। ना आप सुन रही हैं बात मेरी, ना ये बीजेपी के प्रवक्ता, मैं तो संसद में सब आ जाऊंगा। आपकी बात मैं- सुन रहे हैं, लेकिन आप मैं बातों एक को बात- घुमा रहे हैं। अरे मैं एक बात कह रहा हूं बस, जी। आपने सवाल पूछा, ठीक है। मैंने जो जवाब दे दिया वो है। आप जवाब अपने मनमाफिक नहीं ले सकते। हमें ये मैं कह अपने रहा हूं। मनमाफिक जवाब चाहिए भी नहीं। चलिए ठीक है, बस। मैं ये पूछ रही हूं कि अब पहले फेज का चुनाव करीब आ गया है, किन योजनाओं को लेकर, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? क्या आप उनसे कहेंगे कि अगर आप सत्ता में आते हैं तो आप उनके लिए नेशन फर्स्ट की तर्ज पर क्या कुछ आप करेंगे ताकि वो आप पर भरोसा करे, आपको वोट दे? इस बात का जवाब आप दे सकते हैं। हाँ, 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो देश की आजादी क्या थी? इस बात का जवाब मैं दे दूं? देश जी। को यहाँ तक लाने के लिए, मैं देश जवाब को दे दूं यहाँ इस तक बात लाने का? के लिए हमारी सरकार होगा। मैं आपके पास भी आऊंगी। जल्दी से राजी आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं अशोक जी के पास जाऊंगी। हम अगर हम सत्ता में आएंगे, जी। देखिए ये वही बेच रहे हैं जो हमने इन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक खड़ा है। किया था। अब दूसरी बात ये है, हम सत्ता में आएंगे, सबसे पहले तो ये इन्होंने जो कर्ण सेना अग्निवीर बना दिए उसको वापिस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले। और जो हम लाखों करोड़ों करोड़ जो इन्होंने बेरोजगार नहीं दिया, हम बेरोजगार देंगे। ठीक जो है। इन्होंने पीएसयू बेच दिए वो पीएसयू वापिस होंगे। और जो ये जो दलाली का सर्टिफिकेट बना रहे हैं, जैसे ये लोग कह देते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड लीगल कर दिया, तो ऐसा नहीं होने देंगे। इससे अच्छा तो ये थाने में बोर्ड लगा देते कि 323, 324 के एफआईआर के 10,000, 307 एफआईआर के 20,000। हम इन सब चीजों को बंद करेंगे। और एक और बात, ठीक जो है। टोल फी चल रही है 3 रुपए किलोमीटर की, जो ये टोल फी के साथ घपला कर रहे हैं, और दूसरी बात जो कहेंगे वही करेंगे। ठीक है। हम अपराधियों से चंदा नहीं लेंगे करोड़ों रुपए का। ठीक है ये अशोक करेंगे। जी, मैं चाहूंगी आप भी अपनी बात पूरी कीजिए। जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने आपके लिए माहौल बनाया है और ये जो नैरेटिव सेट किया है परिवारवाद का, उसका किस तरीके से आप काट करेंगे? और अगर इस बार जनता आपको मौका देती है तो क्या कुछ आप उनके लिए करेंगे? क्या कुछ आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पर होगा? जी 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 पूजा जी, देखिए पूजा जी, आप जी। भी मीडिया है और बहुत ही बुद्धिजीवी पत्रकार हैं। जी आप समझ सकती हैं इस बात को कि परिवारवाद कहने से परिवारवाद नहीं हो जाता है, नंबर एक। सर, और कहने से परिवारवाद नहीं का होता कोई ना फिर। ठीक है। परिवारवाद का कोई इशू है ही नहीं इस ठीक है। चुनाव में। ठीक है, ये खाली हवा खड़ा कर रही भाजपा, जो कुछ हम खारिज ठीक है। करते हैं, हम सिरे से खारिज करते हैं इसको। अब रही इसकी बात मुद्दे की बात, मुद्दों पे चुनाव होना है इस बार। और भाजपा की कसौटी पे भाजपा को कसा जाना है। 10 साल का उसका शासन जो है उस पर उसको कसा जाएगा भाजपा को। और भाजपा इस समय बिफर पड़ी है, जोड़ तोड़ की राजनीति कर रही है, जुगाड़ से जीतना चाहती है, और जुगाड़ से नहीं जीत पाएगी। जनता से कट चुकी, जनता से दूर हो चुकी है भाजपा। अब रही इसकी बात, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अग्रवाल जी ने स्पष्ट कह दिया है कि इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी तो हम 4 साल की अग्निवीर योजना को वापस ले लेंगे और उसकी जगह पर परमानेंट नौकरी देंगे जवानों को परमानेंट नौकरी देंगे। हम बेरोजगारी को दूर करेंगे और महंगाई को घटाएंगे। महंगाई को बेतहाशा महंगाई जो बढ़ रही है उसको घटाएंगे हम। चलिए तो ठीक सब है अमन चैन, अशोक अमन जी, चैन मैं समझ रही हूँ जनता भी इस बात को समझेगी और हो सकता है इसी समझ के साथ इस बार एक बार फिर से आपको मौका भी दिया जाए चुनाव में। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी है इसलिए आपको रोक रही हूँ। यहाँ पर बीजेपी की सियासी जमीन पर सत्ता के बीज डालने की कोशिश में सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार जुटे हुए हैं और विपक्षियों को निशाने पर ले रहे हैं। जिस तरीके से आज परिवारवाद का आरोप लगाते हुए खुद को नेशन फर्स्ट की तर्ज पर सबसे बेहतर पार्टी योगी आदित्यनाथ ने कहा और विपक्ष पर परिवारवाद का यानी कि फैमिली फर्स्ट का आरोप लगाया। अब ये देखना होगा कि जनता इस बात को कितना समझती है और इस बार के लोकसभा चुनाव में यूपी में किस तरीके के समीकरण देखने को मिलते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए TV 27 न्यूज के साथ।